अनिश्चित का हुआ खेल या तो क्रिकेट में है या फिर हमारे उत्तर प्रदेश में। आप सभी को पता ही होगा, सरकार ने प्रपोज किया था लगभग 27,000 स्कूल मर्ज करने का, जिसका रिसेंट आंकड़ा 5,000 का दिया गया कि 5,000 स्कूल मर्ज कर रहे हैं। जब स्कूल मर्ज करने की बात आएगी तो लाजमी है कि वो कोर्ट केस में जरूर जाएगा। तो कोर्ट में जाना केस था, जो कि हाई कोर्ट में पिटीशंस दाखिल की गई। उसके बाद उसका निर्णय आया, जो कि आज उसका फाइनल ये आया कि पिटीशंस का क्या, उसके ऊपर कोर्ट का कहना है या फिर क्या कह सकते हैं सरकार का क्या मत था और उसके खिलाफ याचिका दायर करने वालों का क्या मत था, उस पर फाइनल डिसीजन आया। और डिसीजन भी विवादित है। विवादित कहने का मतलब किसी को भी न्यायपालिका पे कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन से लोग खुश नहीं है। ठीक है, हम सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, हम उसका सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं और उसको निष्पक्षता से उसकी जो भी रिजल्ट है उसको मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबके अपने एक एक्सपेक्टेशन होती है, सबकी कहीं ना कहीं उम्मीदें होती हैं। तो स्कूल मर्जर जो है गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड क्या फाइनल जजमेंट रहा या फिर क्या पिटीशंस पे उनका रिमार्क रहा है, साथ ही साथ ये केस क्या था, और अगर हम कंपेयर करें यूपी के स्कूल और बाकी के स्कूल तो इसमें क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करता हूं आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट टू एंड भी इसका आइडिया मिल जाएगा कि ये केस एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या मैटर है। तो आज की वीडियो हमारी यूपी स्कूल मर्जर, जिसमें फाइनल जो डिसीजन है हम कह सकते हैं ये आया, जो कि आपका केस जो नंबर था वो है आपका 6292 और साथ में 6290, ये दो थे, जिसका एक लाइन में फाइनली आप ये समझ सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट जो रहा ये है, प्रेजेंट पिटीशन लैक मेरिट एंड आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। सिर्फ एक इस लाइन ने सारी जो उम्मीदें हैं, चाहे पेरेंट्स हो, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं जिनके स्कूल में बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल में, उन स्कूलों में जाएंगे जिनका मर्जर होने वाला है, हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे टीचर्स या फिर आगामी जो ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी जो उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, ऐसे सभी के लिए सिर्फ एक लाइन ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका डाला। साथ ही साथ जो उम्मीद कर रहे थे सभी लोग, वो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट का डिसीजन नॉर्मल जनता के साथ में आएगा, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा कि ये मर्जर ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीदों के विपक्ष है। बाकी कोर्ट को जो सही लगा उन्होंने वो डिसीजन दिया। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। तो यह मामला यूपी सरकार द्वारा 5,000 स्कूलों के मर्ज मतलब विलय, कहीं ना कहीं मान लीजिए एक एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में दो स्कूल हैं, इस तरह से दो स्कूल हैं, तो इनको क्या कर देंगे, मर्ज करके और एक स्कूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्कूल रहेगा और यहां से क्या होगा, जो भी कैंडिडेट है इस स्कूल में आते थे वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस स्कूल को कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा या फिर किसी अदर सर्विसेज के लिए यूज किया जाएगा। बट इस तरह से इसी को कहा गया मर्जर या विलय। तो कहीं ना कहीं ये 5,000 स्कूल बंद होने वाले हैं। इस फैसले के खिलाफ दो याचिकाएं, जो कि मैंने आपको बताई, दोनों दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने इस पर याचिका को खारिज करते हुए कहा, खारिज कर दिया, दैट्स मीन इस याचिका के जो 5,000 मर्जर थे इसके खिलाफ याचिका दायर हुई थी उसको खारिज किया और कहा यह नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और बच्चों के हित में है। कोई भी असंवैधानिक या मनमानी बात इसमें नहीं पाई गई है। इनका मतलब है गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है कि 5,000 स्कूल बंद होने चाहिए, ये वो टोटली वैलिड पॉइंट है और सही है, और इस तहत उसको क्या किया, उसके खिलाफ जो याचिका दायर थी उसको कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ ये जो लाइन लिखी है कि यानी याचिकाएं तर्कहीन पाई गई है, मतलब याचिका की थी अगेंस्ट में, तर्कहीन है और खारिज कर दी गई है, डिसमिस कर दी गई है। सिर्फ एक लाइन ने बहुत कुछ बदला। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने स्कूल मर्जर पर यूपी सरकार के फैसले को सही ठहराया और याचिकाएं खारिज की। ठीक है, कहते हुए कि नीति बच्चों के हित में है और संविधान व एनईपी 2020 के अनुरूप है। क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट का जो तर्क था वो तर्क था कि हम जिन स्कूलों में 50 या कम स्टूडेंट्स हैं, 50 से कम या उससे भी कम, या फिर जहां शिक्षक हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, किसी भी रीजन से कोई ऐसे स्कूल्स हैं
जहाँ पे टोटली एक तरह से इंफ्रा भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, स्टूडेंट्स भी नहीं है, ऐसे स्कूल को शिफ्ट कर दे, मर्जर कर दे किसी और पास के स्कूल में, और वहाँ का जो इन्वेस्टमेंट एक तरह से वो बड़े स्कूलों को देना आसान है, वहाँ पे उसको चलाना आसान है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, डिजिटल कर सके। जैसे आजकल प्राइवेट स्कूल में आप डिजिटल बोर्ड से हो सकता है, या बेसिक सुविधाएं कर देना बढ़ाना आसान हो जाए, या फिर उन्हें अच्छी शिक्षा सामग्री जो है प्रदान करनी आसान हो जाए और वो कर सके। इस तरह से इस तर्क को दिया ताकि छोटे स्कूल में ना इन्वेस्ट करके एक तरह से बड़े स्कूलों को इजीली रन कर सके। ये गवर्नमेंट का मेन तर्क था और उनका टोटली उसको अच्छे से चलाने ही मेन रीजन था। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर हम पॉइंट देखें, मर्ज होने वाले स्कूलों की जो संख्या है, देखिए मतलब मर्ज स्कूल जो स्थिति है कैसे कैसे है कि लगभग 28,000 स्कूलों में क्या है, नामांकन जो है 50 से कम है। तो आज 5,000 है, कल के तारीख में 27,000 तक भी ये बात जा सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में 27,000 को ही लेके डिस्कशन भी स्टार्ट हुआ। 5,000 से ऊपर ऐसे स्कूल है जिसमें कुछ आंकड़े इस तरह के मिले जिसमें कहा गया कि लगभग एक शिक्षक भी नहीं है। 56 स्कूल, ये कुछ रिसोर्सेज यूज किए गए जहां से ये डेटा मिला, वहां पे रिसोर्सेज की फाइल इसमें एडिट भी है, जहां से कहा गया कि लगभग 56 स्कूल ऐसे हैं जहां पे टीचर्स भी नहीं है। उसके बाद कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पे 1 से 2 टीचर्स हैं, और 15,000 के आसपास कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां पे शिक्षकों की संख्या 5 से भी कम है। अब ये 5 से भी कम कितने इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, देखिए सिंपल है ये। वैसे हम कंपैरिजन करेंगे दिल्ली के से भी, तो अगर हम देखें यहाँ पे देखते हैं दिल्ली से अगर हम कंपेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा अगर एक स्कूल है और उसमें क्या होगा, क्लासेस है हमारी, सपोज अगर एक एक सेक्शन भी है, ठीक है, और क्लास है 1 2 3 4 और 5, 5 क्लासेस रनिंग है। अब एट अ मोमेंट अगर 5 क्लासरूम में 5 क्लासेस है, तो आपको कितने टीचर यहाँ के लिए चाहिए? तो नॉर्मल सी है, कोई भी कहेगा टीचर, यहाँ पे प्रिंसिपल सपोर्ट बाकी स्टाफ की मैं बात नहीं कर रहा, एट अ टाइम वहां पे क्लास में पढ़ाने के लिए जो टीचर चाहिए वो नॉर्मली आप क्या कहेंगे, 5 चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट अगर आप चेक करें तो दिल्ली में क्या होता है, आपको हर एक क्लास के लिए सेक्शन वाइज जो भी हैं आपको यहाँ पे पर्टिकुलर टीचर्स मिलते हैं। इसीलिए आप दिल्ली में देखेंगे दिल्ली सरकारी स्कूल के लिए लंबी कतारें हैं, लाइनें हैं कि एडमिशन मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता। केवीएस अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये भी गवर्नमेंट का, दिल्ली का भी एग्जाम, सॉरी जो दिल्ली का है वो भी गवर्नमेंट के अंडर में। केवीएस में भी मल्टीपल टाइम, मतलब कई गुना, 5 गुना 10 गुना 15 गुना इस तरह से क्या होता है, एप्लीकेशंस जाती हैं कि हम अपने बच्चों को वहां पे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, एडमिशन नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास उस तरह से इतना पर्याप्त मतलब अरेंजमेंट नहीं है, आप ये कह सकते हैं, एक लिमिटेड सीट्स है एक तरह से। लेकिन यूपी में क्या है, ये मैंने एक सिंपल समझा है, ये सब जगह फॉलो होता है, प्राइवेट स्कूल में भी यही फॉलो होता है। इवन बड़े लेवल पे जाएंगे जहाँ पे ज्यादा ही मतलब वीआईपी या वीवीआईपी टाइप के कल्चर में है, तो वहां पे पर स्टूडेंट्स भी टीचर प्रोवाइड करने को तैयार हैं वे लोग, कि हर स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर अलग से मिल जाए, लेकिन एक जनरल वे में एक क्लास पे एक टीचर मिलना चाहिए। लेकिन यूपी में क्या है, यूपी में कुछ जगह पे है भी, लेकिन वहां पे क्या चलता है कि अगर आपके सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा प्राइमरी में 30 स्टूडेंट है, तो एज पर जो रूल है आरटी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। लेकिन अगर ये 30 बच्चे पूरे स्कूल में, हो सकता है 10, ठीक है, मतलब एक क्लासरूम में 10, फिर 5, फिर 10 5 इस तरह से करके टोटल 30 है, तो अकॉर्डिंग टू जो आरटी ही है वो कितने टीचर होने चाहिए, यहाँ 1, लेकिन क्लास कितनी है यहाँ पे 5, रूम कितने हैं 5, तो टीचर भी कितने मिलने चाहिए 5, मिलते कितने हैं 1। हो सकता है 2 टीचर भी होंगे वहां पे, मतलब ये मिक्स है, पर एक जनरल वे में आपको 30 इस तरह ही है। क्यों इतने सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर्स की कमी है, क्यों ऐसे स्कूल्स है जिसमें एक शिक्षक है, जिसमें कोई शिक्षक नहीं है, जिसमें 5 से कम शिक्षक हैं? ये आंकड़ा हो सकता है 15,000 नहीं, 14,000, 3,000, 2,000 कुछ तो है, मतलब 3,000 भी अगर है तो आप सोचिए ना कि 5 से कम स्टूडेंट है, इसका मतलब एक टाइम पे एक क्लास में एक टीचर अब उपलब्ध नहीं है, और वो क्लास में फिर जाके कोई और टीचर 2 क्लास को एक साथ पढ़ाएगा। तो सिंपल यहाँ से पॉइंट ये आता है कि अगर इस तरह का है
ठीक है, अगर इस तरह से है तो आपको मिला एक टीचर पूरे स्कूल में, या फिर यहां से मिला 2 टीचर जो कि इसमें करेगा, तो वो क्या करेंगे, एक ही क्लास में फर्स्ट और सेकंड को दोनों को एक साथ चलाएंगे एट अ मोमेंट। वहां पे 2 क्लास चल रही होंगी, हो सकता है 3 क्लास चल रही हो सकता है 4 क्लास एक ही रूम में सारे बच्चों के साथ एक ही टीचर अटेंड कर रहा होगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या आप अपने बच्चों को इस तरह के स्कूल में आप पढ़ाना चाहेंगे, जहां बाहर कंपटीशन इतना है आज की तारीख में 2025 में, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, प्राइवेट जॉब में इतना कंपटीशन है कि एक बार अगर आप अपनी किसी भी वजह से उस फ्लो से निकल गए, आपकी जॉब छूट गई, आपने जॉब चेंज कर दी, आपको लेट मिली, एक गैप हुआ, या आपकी थोड़ी सी भी क्वालिटी डाउन हुई आपकी स्किल्स में, तो आपको जॉब नहीं मिलती। वहां 2025 आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे हैं जिनको प्रॉपर टीचर भी नहीं मिल रहे, तो क्या आप ऐसी जगह पे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे? नहीं। अगर आप सक्षम हैं तो आप पढ़ाएंगे नहीं, और अगर आप इस तरह भी है कि आप अपनी किसी भी तरह मैनेज करके 500 400 200 रुपए कहीं से मैनेज करके और आप प्राइवेट स्कूल में, सस्ते स्कूल में पढ़ाएंगे जहाँ पे एटलीस्ट एक क्लास में एक टीचर आता हो, तो क्या आप सरकारी में पढ़ाएंगे कि प्राइवेट में पढ़ाइए? इसीलिए सरकारी में यूपी में जो टीचर्स हैं वो कम है, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स कम है। उसका रीजन ये है, कोई भी सरकारी में नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ सरकारी में वही पढ़ा रहा है, या तो उसके पास इतना संसाधन नहीं है कि वो कहीं प्राइवेट में पढ़ा सके, इतना फाइनेंशियल नहीं है, या फिर उसके आसपास प्राइवेट में एक अच्छा ऑप्शन नहीं अवेलेबल है जहां पे वो अपने छोटे बच्चे को भेज सके। लेकिन उसके बाद भी ये स्ट्रक्चर कभी नहीं सुधारा गया। कोर्ट ने ये नहीं पूछा कि, या फिर पूछना चाहिए था इवन, कि ये 50 से नीचे क्यों आ रहे हैं, क्यों आंकड़ा घटता जा रहा है। जहां दिल्ली, जहां केवीएस जैसे हमारे पास मानक है, हमारे पास स्टैंडर्ड है कि हम वहां वो फैसिलिटी दे सकते हैं, क्या हम यूपी में नहीं दे सकते? पूरा सेंट्रल में हम दे सकते हैं, लेकिन हम यूपी में क्या फैसिलिटी नहीं दे सकते? क्या ये चीजें हम नहीं प्रोवाइड कर सकते? 2025 में आने के बाद भी अगर बेसिक एजुकेशन के लिए इस तरह की कंडीशन होगी, तो अपने बच्चों को स्कूल में कौन ही भेजेगा? और भेजता भी है तो उसका क्या लेवल होगा? तो इसी वजह से क्या है, स्कूल में तादाद घटती जा रही है और घटती ही रहेगी। और इवन इस तरह की सिचुएशन देख के तो लगता है कि गवर्नमेंट भी शायद नहीं चाहती कि उनका बर्डन बढ़े। बाकी अपना गवर्नमेंट का तर्क है कि वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, तो वो बड़े एक स्कूल को मतलब ज्यादा फैसिलिटी देना चाहते हैं, ना कि छोटे छोटे लेवल पे या फिर कम स्टूडेंट्स पे। बट स्टूडेंट्स कम क्यों है, उसका क्लियरली आपको देखने में पता चलता है कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने कहाँ पे लैग किया है। और टीचिंग वैकेंसी देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे टीचर कंप्लीट कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट का अल्टीमेटली क्या है, ये जो 30 का आंकड़ा है वो क्लियर है। गवर्नमेंट जो देख रही है वो देख रही है कि मेरे पास पूरे स्कूल में 30 स्टूडेंट है, तो मेरा तो रेशो मेंटेन है, 30 बच्चों पे मेरा एक टीचर है तो है। यही गवर्नमेंट मतलब एज पर रूल कहता है, तो मेरा तो ऑलरेडी रूल से मैं पास होता हूँ, तो अगर मैं पास होता हूँ तो मैं क्यों टीचर दूंगा? लेकिन चाहिए क्या हमें, पर क्लास कम से कम टीचर अवेलेबल हो, व्यवस्था अच्छी हो, तभी बच्चा जाएगा। और बच्चा ना जाना हो तो इस तरह बनाओ ऑप्शंस, और बाद में कह दो कि हमारे यहाँ तो स्कूल में अब बच्चे ही नहीं। लेकिन अगर देखा जाए, सोचा जाए, उन सभी बच्चों का क्या होगा जिनके आसपास, देखिए आरटी, ठीक है, अगर आप देखते हैं यहां से, ठीक है, आरटी 2009 जिसके अकॉर्डिंग प्राइमरी स्तर पे आपको होना चाहिए 30:1, मतलब 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। वहीं पर उच्च पे आपको क्या मिलता है, 35 स्टूडेंट्स पे एक टीचर होना चाहिए, लेकिन स्कूल में की क्लास में। उसके बाद प्राथमिक स्कूलों की जो कंडीशन है वो 1 किलोमीटर कम या मैक्सिमम 1 किलोमीटर। सपोज आपका एक कैंडिडेट यहाँ है, मतलब बच्चा है, उसकी रेडियस में या मैक्सिमम दूरी, इसलिए रेडियस का कि मैक्सिमम जो दूरी है उसके 1 किलोमीटर के अंडर में उसको क्या मिलना चाहिए, एक विद्यालय मिलना चाहिए, सभी को एजुकेशन मिल सके। क्योंकि बच्चा छोटा है, सरकारी में जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति भी कैसी होगी। 1 किलोमीटर में, उसके बाद उच्च प्राथमिक के केस में 3 किलोमीटर में, मतलब ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर होनी चाहिए मैक्सिमम के अंदर हो, अंदर है मतलब मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। अब एक चीज सोच के देखिए कि आपका एक विद्यालय था, ठीक है, एक विद्यालय था यहाँ पे कहीं, सपोज यू, दूसरा स्कूल है आपका यहाँ पे। अब यहां से जाने में ये हो सकता है 1.5 आए 2 आए, तो क्या ये आरटी पास के अकॉर्डिंग होता है? तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट है। बट अगर गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन निकालती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, हम फैसिलिटी देंगे, ट्रैवल देंगे या फिर हॉस्टल देंगे, बट
आप सोच के देखिए, नो कमेंट फ्रॉम माय साइड, कि जब ये स्थिति है कि टीचर्स नहीं मिल रहे ठीक से, तो क्या हमें बच्चों को हॉस्टल, जो कि छोटी क्लास के बच्चे हैं वैसे भी, या फिर उस तरह की फैसिलिटी जिससे वो गाड़ी से या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल सके। गॉड नोस, आप अपना कमेंट जरूर रखिएगा कि एटलीस्ट हमें भी लगे कि जो आप लोगों ने देखा, तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने या फिर टोटल जो सिनेरियो रहा उसमें क्या होना चाहिए, क्या परिस्थिति बननी चाहिए। स्कूल बंद कराना अधिकार को कहीं ना कहीं टक्कर देना है इस जो आरटीई एक्ट है, बट जो भी है गवर्नमेंट के कुछ तर्क थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइनली कोर्ट ने फैसला दिया कि आपका जो स्कूल से मर्जर का फैसला सही है, आप कर सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से, एनवीएस जैसी चीजों से हम कंपैरिजन हम तो कर रहे हैं, लेकिन डोंट नो गवर्नमेंट कब करेगी, कब इस तरह की फैसिलिटी दे कि सभी लोग प्राइवेट से हटा के गवर्नमेंट को प्रीफरेंस दे। इवन एजुकेशन इतनी अच्छी हो कि वहाँ पे बच्चा जाना चाहे, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें भेजना चाहे। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन या ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल तभी हो सकता है जब शिक्षा की क्वालिटी हो, वहाँ पे इंफ्रा की क्वालिटी हो। हम नहीं कहते कि डिजिटल बोर्ड्स होंगे, डिजिटल क्लासेस होंगी तभी बच्चा पढ़ने जाएगा, बट कम से कम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि प्रॉपर इंफ्रा हो, वॉशरूम्स हो, क्लासरूम हो, टीचर्स हो और अवेलेबल हो, ऑन पेपर नहीं ऑफ पेपर, एक्चुअल में खड़े होकर उन्हें पढ़ाएं। क्लासेस में बेंच हो, बोर्ड हो, चौक हो, एक बेसिक सुविधाएं हो, तो क्यों नहीं बच्चे वहाँ पे पढ़ना जाए। कौन नहीं चाहता आज के दौर में पढ़े, आगे बढ़े। लेकिन जो भी उम्मीदें हैं हम करना चाहेंगे कि आगे आने वाले, अगर ये आगे पिटिशंस जाती हैं तो एक अच्छा डिसीजन आए, इवन आगे गवर्नमेंट कुछ अच्छे डिसीजंस ले, या तो इन मर्जर के बाद कुछ ऐसे डिसीजंस आए कि इस मर्जर का इम्पैक्ट बच्चों पे ना पड़े, क्योंकि पेरेंट्स ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं इसके अगेंस्ट कि वो खुश नहीं है इस मर्जर से। जिनको करना था पिटिशंस तक गई हैं, लेकिन फैसला वहीं बरकरार है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे आने वाले समय में सरकार कुछ अच्छे डिसीजन ले, कुछ अच्छे ऑप्शंस दे, इवन कुछ स्कूल्स और ओपन करे, या फिर ऐसी चीज़ें करें जिनसे सभी तक शिक्षा पहुंच सके, क्योंकि ये सबसे कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत अधिकार है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।